हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के हम बात करेंगे एपिडेमोलॉजी ऑफ द रेबीज़ डिजीज़ इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि रेबीज़ डिजीज़ क्या होती है। तो रेबीज़ क्या है? एक तरह की वायरल डिजीज़ है। ठीक है, रेबीज़ इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है और एक तरह की वायरल डिजीज़ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये कौन सी डिजीज़ है? एक तरह की जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ मीन्स एनिमल से ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में, बट ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है। जब भी कोई इन्फेक्टेड, प्राइमरली डिजीज़ है एनिमल्स की। ठीक है। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स से जब डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होगी तब जाकर उस डिजीज़ को हम बोलेंगे जूनोटिक डिजीज़। तो रेबीज़ क्या है? एक तरह की जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है। अब ये जो रेबीज़ डिजीज़ है ये वायरस की वजह से कोज होती है। इसके लिए वायरस रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम सिंपली बोलते हैं रेबीज़ वायरस, और उसको बोला जाता है लाइजा वायरस। ठीक है। रेबीज़ डिजीज़ रेबीज़ वायरस और लाइजा वायरस की वजह से कोज होती है, जो कि देखने को मिलता है इन्फेक्टेड एनिमल्स की सैलाइवा में, और वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट, वुल्फ, फॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है। जब भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल है जिसके अंदर रेबीज डिजीज प्रेजेंट है, वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी रेबीज डिजीज से, तो उस इन्फेक्टेड एनिमल्स के सैलाइवा में ये जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो प्रेजेंट होगा, रेबीज वायरस। अब वही इन्फेक्टेड एनिमल यदि ह्यूमन को बाइट करता है, तो बाइट करने से क्या होगा? उसके सैलाइवा में रेबीज वायरस प्रेजेंट है, तो बाइट करने से वो एनिमल उस रेबीज वायरस को कहाँ ट्रांसमिट कर देगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। बाइट करेगा तो बाइट करने के टाइम पे क्या था? उसके माउथ में, सेलाइवा में रेबीज वायरस प्रेजेंट था, तो बाइट किया। तो बाइट करने के थ्रू क्या करेगा वो? उस रेबीज वायरस को ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। ट्रांसमिट करने के बाद क्या होगा? वो रेबीज वायरस उस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ से एंट्री कर रहा है वो वहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर डिस्पोज होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और उससे रिलेटेड जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। अब बात करते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज़, ये इसका मेजर सिम्टम है। डिजीज़ की वजह से क्या होता है? पेशेंट को फियर होता है बाय द वाटर। ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। ठीक है। इस डिजीज़ का मेजर सिम्टम है रेबीज। पेशेंट को क्या होता है? जो वाटर है उससे डर लगने लग जाता है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज सच ए डिजीज इन विच डेथ इज ऑलमोस्ट श्योर। यह रेबीज डिजीज काफ़ी सीवियर डिजीज मानी जाती है। ठीक है। और एकदम से सडनली इसके अंदर सीवियर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो वायरस है मल्टीप्लिकेशन करके अपना, ठीक है, बॉडी के अंदर सेल्स को डिस्ट्रॉय करके डायरेक्टली सीएनएस पे अफेक्ट करता है, और सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी कि ब्रेन पे अफेक्ट करेगा, तो बॉडी के जितने भी रिलेटेड फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी। ठीक है। जो बॉडी के ऑर्गन से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और डेथ ऑलमोस्ट श्योर। अब उसके बाद में हम एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, तो किन लोगों को हम सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों के अंदर रेबीज डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे जो मेडिकल स्टाफ जो केयर करते हैं रेबीज पेशेंट की, उन लोगों के अंदर डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। या फिर बात करें ऐसे लोगों की जैसे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, फॉरेस्टर होते हैं या रेंजर्स होते हैं, जो लोग डायरेक्टली रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं एनिमल्स के, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है तो इसकी वजह से ज़्यादा रिस्क होता है उनको डिजीज़ होने का। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट डेफिनेट दैट द सेलाइवा ऑफ all rabid animals contain viruses. In 50% cases, even after the animal bite, disease does not occur.
ये डेफिनेट नहीं है कि सभी रेबिड एनिमल्स के अंदर, उनके सलाइवा के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है। अबाउट 50% केसेस के अंदर ही, अगर वो रेबिड एनिमल है उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वायरस प्रेजेंट है, फिर भी उसकी सलाइवा में केवल 50% केसेस में ही उसके सलाइवा में वायरस प्रेजेंट रहेगा, डिजीज़ नहीं होगी। In most of the cases, the disease occur due to dog bite, but the bite of cat, monkeys, wolf, fox, etc. Wild animals may also produce this disease. Most of the cases में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस में जो डॉग्स होते हैं उनके बाइट करने की वजह से रेबीज डिजीज़ के केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अबाउट 70% केस जो रेबीज डिजीज़ के जो केसेस हैं उनमें डॉग के द्वारा बाइट की गई होती है। बट कैट की वजह से या मंकी या वुल्फ या फॉक्स, किसी भी रेबिड एनिमल्स की बाइट की वजह से बॉडी में डिजीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें रेबिड डिजीज़ का, तो जब भी बॉडी के अंदर जो रेबीज़ वायरस है बॉडी में एंट्री करेगा, ट्रांसमिट होगा, उसके 3 to 8 वीक्स के बाद में उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। बट इट कैन बी फ्रॉम 4 days to several ईयर ऑल्सो। बट यहाँ पर 4 दिन से लेकर कुछ सालों तक भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, इमीडिएटली भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं या कुछ सेवरल ईयर्स के बाद में भी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि काफ़ी सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। तो रेबिस डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है हेडेक, रेस्टलेसनेस होगा पेशेंट को, फीवर की कंडीशन डेवलप होगी, पेन होने लगेगा एंड टिगलिंग सेंसेशन अकर इन द प्लेस वेयर डॉग हैड बिटेन। जिस जगह पर जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जिस साइड पे रेबिड एनिमल ने बाइट किया है उस साइड पर क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। मींस वहाँ पर पिंस एंड निडल सेंसेशन देखने को मिलेगा, ऐसे लगेगा कोई पिंस एंड निडल प्रिक कर रहा हो वहाँ पर, उसको बोलेंगे टिंगलिंग सेंसेशन। और पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट ब्राइट लाइट एंड नॉइज। जो पेशेंट है जिसके अंदर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकेगा ज़्यादा लाइट्स को और ज़्यादा नॉइज़ को। ठीक है, क्योंकि डिजीज़ सिंपली है कि डिजीज़ जो रेबीज़ वायरस है डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो बॉडी में फिजिकली और साथ में मेंटली फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होने लगेगी। तो पेशेंट है बिकम्स इरिटेबल होने लग जाएगा, इरिटेशन होने लग जाएगी, उसको एंग्री हो जाएगा, हाईली डिप्रेसिव हो जाएगा ड्यू टू फियर ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ का फियर होने लग जाएगा उसको। और पेशेंट कैन नॉट स्वेलो लिक्विड्स, जो पेशेंट है लिक्विड्स को स्वेलो नहीं कर सकेगा बाय हियरिंग द साउंड ऑफ वाटर और बाय सीइंग वाटर। जैसे हमने बात की हाइड्रोफोबिया की कंडीशन डेवलप होती है, वाटर से फियर होने लग जाता है उसको। तो अगर कहीं पर वाटर का साउंड आ रहा है या कहीं वाटर दिख रहा है तो वहाँ पर उसको, अगर वाटर का साउंड आ रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करने लग जाएगा, डरने लग जाएगा काफ़ी हाइपरली। ठीक है, उसको लिक्विड्स किसी भी लिक्विड सब्सटेंसेस को स्वेलो नहीं कर सकेगा। द पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्वेलिंग मसल्स, ही फील्स लॉट्स ऑफ पेन एंड एस्पाइक्सिया ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इसके अंदर क्या होगा, जो पेशेंट को हाइड्रोफोबिया डेवलप हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर से फियर करने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डर की वजह से वो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। जो नेक की मसल्स है उसके अंदर स्पाज्म स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी मसल, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी जनरेट हो जाएगी, बॉडी में प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो पैरालिसिस होने लग जाएंगे। उसके बाद में श्योरली डेथ ऑलमोस्ट अकर। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ठीक है, किस तरीके से रेबीज डिजीज़ को डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स बाइट। ठीक है, ये एक तरीके से हम डिजीज़ को डायग्नोज करने का मेथड है कि जिस एनिमल बाइट ने मेथड की है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, इन्फॉर्म देखना चाहिए। इससे क्या पता लगेगा, हमें यह पता लगेगा कि जिस एनिमल ने हमें बाइट की है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, वो रैबिड एनिमल है या नहीं है, क्योंकि हम पता लगा पाएंगे अगर वो रैबिड एनिमल है तो उसके बाद में ही हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, वैक्सीन्स या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स
प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली चीज़ है कि एनिमल, जिस एनिमल ने बाइट की, रेबिड एनिमल है या नहीं है, इन्फेक्टेड है या नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अकॉर्डिंग सिम्टम्स, जो रेबीज डिजीज़ के जो रिगार्डिंग सिम्टम्स दिए गए उनके अकॉर्डिंग डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। और पेशेंट का जो सैलाइवा है, जो सीक्रेशंस है फ्रॉम वुंड शुड बी टेस्टेड। जो पेशेंट का जो माउथ सीक्रेशन है, जो वुड सीक्रेशन है, जहाँ पर डॉग ने या किसी रेबिड एनिमल ने अगर बाइट की है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट से स्पेसिमेन को लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, वायरस को डेमोस्ट्रेट किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज़ का कोई भी डेफिनेट या कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, डिजीज़ का, रेबीज डिजीज़ का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल उसको एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है डिजीज़ को, या फिर साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है। अब जैसे हम मैनेजमेंट की और बात करें तो पेशेंट है शुड बी आइसोलेटेड। अगर कोई रेबीज़ के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, तो उसको आइसोलेट करना चाहिए ना, क्वाइट लोनली रूम, एक अकेले कमरे के अंदर उसको आइसोलेट किया जाता है विद द पेन किलर्स एंड मस्कुलर रिलैक्सेंस। उसको पेन किलर्स प्रोवाइड की जाती है क्योंकि काफ़ी हाईली पेन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, एंड मसल रिलैक्सेंस जो है वो, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी वहाँ पर, तो इसलिए उसको मसल रिलैक्सेंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेथोकार्बामोल, ये एक तरीका मसल रिलैक्सेंस है। लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वुंड वाला जो पार्ट है उसको ट्रीट किया जाएगा, जो लोकल जो पार्ट है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे? जो उस जहाँ पर उस एनिमल ने बाइट की है, जो वुंड है वहाँ पर, उसको वॉश किया जाएगा अच्छे से इमीडिएटली विद द सोप। सोप से वॉश किया जाएगा एंड वाटर। आफ्टर दैट अप्लाई बीटाडीन सॉल्यूशन। और जो डिसइंफेक्टेंट्स है उसके जरिए उस वुंड को या उस जो बाइट वाले पार्ट को है उसको वॉश किया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि वहाँ पर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। सूचरिंग ऑफ द वुंड शुड बी डन आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, बाइट होने के बाद में जो वो वुंड वाला पार्ट है जहाँ पर उसने बाइट की है उसकी सूचरिंग की जाती है आफ्टर द 24 to 48 आवर्स। और यूज़ ऑफ एंटी रेबीज सीरम ऑन द वुंड इज़ ऑल्सो यूज़फुल। जो वुंड वाला पार्ट है जहाँ पर डॉग ने किसी एनिमल ने बाइट की है, वहाँ पर एंटी रेबीज जो सीरम है वो प्रोवाइड की जाती है, इंजेक्ट की जाती है वहाँ पर। अब इसके प्रिवेंशन की, हम इम्यूनाइजेशन की बात करें, किस तरीके से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनिमल ने, जिस एनिमल ने बाइट की है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, विच एंड बिटन, जिसने बाइट की है, फॉर द 10 डेज। 10 डेज तक उसको एनिमल को बाइट किया जाता है, देखा जाता है कि उसके अंदर सिम्टम्स, रेबीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं या नहीं है। ठीक है, इससे क्या पता लगेगा कि उसके अंदर जिस डॉग ने, जिस एनिमल ने बाइट की है वो इन्फेक्टेड था या नहीं था। इफ़ द डॉग और अदर एनिमल विच हैज़ बिटन, यदि वो जिस एनिमल ने बाइट किए, ठीक है, डज नॉट डाई, अगर वो नहीं मरता है, उसके अंदर कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, चांसेस ऑफ रेबीज इज लेस। तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जिसको उसने बाइट किया है उसकी बॉडी में रेबीज डिजीज़ के चांसेस कम मिलेंगे वहाँ पर। इफ़ द एनिमल डाइज विद इन 7 to 10 डेज, अगर जो एनिमल है जिसने बाइट की है अगर वो डाई हो जाता है, मर जाता है, या फिर सीवियर सिम्टम दिखाई देते हैं उसके अंदर, तो इमीडिएटली 7 to 10 डेज के अंदर वहाँ पर ह्यूमंस को एंटी रेबीज ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, उसका प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर वैक्सीन दी गई है फॉर द यूज ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज आर, कौन कौन सी वैक्सीन है? एक फर्स्ट है HDC, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, 1 ml IM दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है। 3 इंजेक्शन होते हैं इनके, 3 डोज होती है। एक तो जिस डे पर जिस एनिमल ने बाइट किए उस डेज पर उसको इंजेक्ट किया जाता है 0, उसके बाद में आफ्टर द 3 डेज एंड आफ्टर द 7 डेज। ठीक है, 3 डोज होती है, 3 इंजेक्शन होते हैं ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन के। If the bite is not severe, only 2 doses, 0 and 3 days should be given. अगर वहाँ पर जो बाइट सीवियर नहीं है, वुंड ज़्यादा सीवियर नहीं बना है, तो केवल 3 की जगह 2 डोजेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जिस दिन उसने बाइट की इमीडिएटली उस टाइम पर इंजेक्ट किया जाएगा एंड आफ्टर द 3 डेज। ठीक है, अदर वैक्सीन की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो थी HDC, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, सेकेंड है NTV, नर्वस टिश्यू वैक्सीन, और थर्ड है DEV, डक एम्ब्रियो वैक्सीन।
ठीक है, ये जो वैक्सीन है वायरस को आइसोलेट करके वायरस को कल्चर करके उनके थ्रू इन वैक्सीन को बनाया जाता है। ठीक है, डिजीज़ को सिंपली कंट्रोल करने के लिए, रेबीज़ को। ये था एक एपिडेमोलॉजी थी स्टूडेंट्स, एपिडेमोलॉजी ऑफ रेबीज़ डिजीज़। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी पूछना हो, समझ में आया हो, तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।